हाँ बोलो। मैम कैरेज इनवर्ड्स राइट साइड आता है ना, आई मीन डेबिट साइड आता है ना। हाँ, क्या जितने भी हमारे एक्सपेंसेस हैं वो सब डेबिट साइड आएंगे। एंड मैम रिटर्न्स आउटवर्ड। रिटर्न आउटवर्ड क्या होता है? ये देखो मैंने यहाँ पर लिखा भी था, रिटर्न आउटवर्ड क्या होती है हमारी? सेल्स रिटर्न। तो उसको सेल्स में से एडजस्ट करना है, तो सेल्स में उसको उससे से माइनस कर देंगे। हाँ, नेट सेल्स लिखते हैं ना हम क्रेडिट साइड में, यस मैम। तो सेल्स में से उसको एडजस्ट कर देंगे। तो मैम रिटर्न रिटर्न, आउटवर्ड तो परचेज रिटर्न होता है। ओ सॉरी, मैंने कल गलत लिख दिया था ये, कल भी गलत ही लिखा है, सॉरी। रिटर्न आउटवर्ड इज परचेज रिटर्न। ओके मैम। ये गलती से लिखा तो गया मैम है। परचेजेस की साइड पे हो गए। और रिटर्न इनवर्ड इज सेल्स रिटर्न। क्योंकि रिटर्न इनवर्ड क्या हुआ है, हमारे पास वापस क्या है, जो हमने सेल्स किया होगा वही वापस आएगा, दैट इज रिटर्न इनवर्ड। तो ये हो जाएगा हमारा सेल्स रिटर्न। ये कल गलती से उल्टा लिखा गया है और ध्यान भी नहीं गया इस पर। चलो उसको एडजस्ट कर लेना, ठीक कर लेना अगर गलत कर दिया होगा तो, ठीक है। ओके मैम। रिटर्न एंड आउटवर्ड जो है, मैम वेजेस एंड सैलरीज एंड वेजेस में कुछ डिफरेंस होता है ना। हाँ ये मैंने देखो यहाँ पर लिखा था ना, कल लास्ट में बताया था। अगर लिखा है सिर्फ वेजेस, दैट इज डायरेक्ट एक्सपेंस। अगर लिखा है सैलरीज तो वो होता है हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस। डायरेक्ट है तो ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा, और इनडायरेक्ट है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा। अगर लिखा है वेजेस एंड सैलरीज तो इट मींस मेजर पोर्शन इसमें वेजेस का माना जाता है, इसलिए इसको हम डायरेक्ट एक्सपेंस मानते हैं। इसको हम लिखेंगे ट्रेडिंग अकाउंट में, ठीक है, मतलब डेबिट साइड में ही आएगा, है तो एक्सपेंस ही। और अगर सैलरीज वर्ड पहले लिखा हुआ है तो ये हमारा चला जाता है पी एंड एल अकाउंट, क्योंकि फिर हम उसमें मानते हैं कि मेजर पोर्शन सैलरी का है, और सैलरी हमारा एक इनडायरेक्ट एक्सपेंस होता है, ठीक है। यस मैम। तो हमारे इस क्वेश्चन नंबर 6 में था वेजेस एंड सैलरीज, तो उसको हमें ट्रेडिंग अकाउंट में ही लिखना है। और कोई डाउट? मैम मैंने कल वाला अपने जो कराए थे ना क्वेश्चंस वो मैंने किए, तो उसमें क्वेश्चन नंबर 5 मेरा मैच नहीं हो रहा था आंसर, मतलब जो दिया है बुक में। ओके एक मिनट। क्वेश्चन नंबर 5, फाइव में हमारा क्या है, आंसर ठीक नहीं आ रहा है इसका। यस मैम, मतलब मेरा 4,56,000 आ रहा है प्रॉफिट, एंड उसमें 5,14,000 लिखा है। मैंने 2 बार चेक कर लिया। हो सकता है कोई कैलकुलेशन मिस्टेक हो, चलो कर लेते हैं एक बार। क्वेश्चन नंबर 5 कर लेते हैं, कुछ यस कैलकुलेशन मैम। मिस्टेक होगी तो देखी जाएगी। क्या बनाना है हमें इसमें? ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट करना है। तो ट्रेडिंग अकाउंट तो बनाना नहीं है, हम डायरेक्टली इक्वेशन फॉर्म में भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो जीपी कैलकुलेट करने के लिए यस पहले हमें कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैलकुलेट करनी पड़ेगी। वो हम कैसे करते हैं? ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेजेस परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। स्टॉक। तो ओपनिंग स्टॉक थी हमारी 2 लाख, 2 लाख, नेट परचेजेस हमारी हैं 8,50,000, 8,50,000, डायरेक्ट एक्सपेंस है हमारा 23,000। 23,000। सिर्फ एक ही था हमारा डायरेक्ट एक्सपेंसेस में, है ना, यस, कैरेज ऑन ऑफिस सेल्स। रेंट और नहीं आएगा ना। नहीं, ऑफिस रेंट भी हमारा इनडायरेक्ट होता है और कैरेज ऑन सेल्स भी हमारा इनडायरेक्ट है। माइनस इसमें से कर देंगे हम क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक गिवन है, हाँ 1,80,000। तो ये कितना हो जाएगा? 8 और 2 10। ये कितना आ रहा है तुम्हारा, तुमने कैलकुलेट किया तो? मैं कैलकुलेटर से कर रही हूँ तो ये 8,93,000 आ रहा है, ठीक है। यही इतना ही आ रहा है तुम्हें, तुम्हारा, या कुछ और आ रहा है? नहीं मैम, मेरा ज्यादा आ रहा है। हाँ तो यही कैलकुलेशन में मिस्टेक है, इसको सॉल्व करो तो इतना आ रहा है ये, ठीक है।
मैंने वैसे कैलकुलेटर से किया है तो ठीक ही होगा हमारा, तो इसलिए तुम अपनी कैलकुलेशन एक बार चेक कर लेना। यस मैम। ठीक है, अब बस क्या करेंगे, हम सेल्स में से माइनस कर देंगे जीपी, सॉरी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, तो हमारा क्या आ जाएगा, जीपी आ जाएगा। सेल्स है हमारी 14 लाख समथिंग है, 14,07,000 माइनस 8,93,000। तो सॉल्व करते हैं तो कैलकुलेशन मिस्टेक है, एक बार चेक कर लेना, ठीक है, क्योंकि आंसर Yes, ठीक ma'am. आ रहा है, 5,14,000 ही आ रहा है, मैं कैलकुलेट कर रही हूँ। तो हमारा इसमें कौन सा क्वेश्चन रहता था जो मैंने बोला था कि मैं खुद से कराऊंगी, आई थिंक क्वेश्चन नंबर 7 था, बाकी तो तुम्हारे हो जाने चाहिए, ठीक है। Yes, ma'am. मैम फ्रेट एंड कार्टेज इनवर्ड और आउटवर्ड कैसे कैसे होगा? अगर लिखा है सिंपल से फ्रेट, इनवर्ड या आउटवर्ड कुछ नहीं बताया, तो फ्रेट हमेशा, फ्रेट और कार्टेज को तुम डायरेक्ट एक्सपेंस ट्रीट करोगे और उसको ट्रेडिंग अकाउंट में ही लिखोगे। ओके मैम। ठीक है, और अगर स्पेशली मेंशन किया हुआ है इनवर्ड एंड आउटवर्ड, तो इनवर्ड है तो ट्रेडिंग में और आउटवर्ड है तो P&L अकाउंट में। ओके मैम। ठीक है, इसके बाद हम देखो एक क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, उसमें एक छोटा सा कंसेप्ट है, एडजस्टेड परचेजेस, पहले मैं वही बता देती हूँ। उसमें तुम देखोगे वहां पर लिखा हुआ है एडजस्टेड परचेजेस। देखो एडजस्टेड परचेजेस का मतलब क्या होता है, एडजस्टेड परचेजेस यानी कि देखो इन्होंने परचेज में कुछ एडजस्ट किया हुआ है पहले से, ठीक है। तो एडजस्टेड परचेजेस का मतलब है कि हमारा इसमें इसकी वैल्यू हमारी ये है, ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, ये होता है हमारा एडजस्टेड परचेज। एडजस्टेड परचेज का मतलब क्या है, मतलब हमने परचेज को एडजस्ट कर लिया है, मींस उसमें हमने जो पिछले साल का हमारा स्टॉक बचा था उसको ऐड कर लिया और अपना क्लोजिंग स्टॉक वहां से माइनस कर दिया, तो इसलिए हमारा एडजस्टेड परचेजेस लिखा जाता है। तो यानी कि हमारी ये दोनों, मतलब ये वैल्यू इतनी एडजस्ट इसमें हो चुकी है। क्लियर है, यानी कि जब हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैलकुलेट करेंगे, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैलकुलेट करने के लिए हम लेंगे क्या, एडजस्टेड परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस, ये हमारी कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड हो जाएगी, मैं बोल सकती हूँ, क्योंकि एडजस्टेड परचेज का मतलब क्या है, ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। तो मैं डायरेक्टली कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कैसे कैलकुलेट कर सकती हूँ, अगर मुझे एडजस्टेड परचेजेस गिवन है तो बस उसमें मुझे डायरेक्ट एक्सपेंस को ही तो ऐड करना रह जाएगा। क्लियर है, तो ये चीज तुम्हें पता होनी चाहिए कि एडजस्टेड परचेज का मतलब क्या है। एडजस्टेड परचेज का मतलब होता है कि उसमें ओपनिंग स्टॉक ऐड हो चुका है और क्लोजिंग स्टॉक वहां से माइनस हो चुका है, ठीक है। बस यही इसमें एक छोटा सा हमारा कंसेप्ट है इस क्वेश्चन में। लिखा हुआ है फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट। अब देखो ये ट्रेडिंग अकाउंट बनाने की बात कर रहे हैं, अब यहाँ पर ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हुए हमें कुछ बातें ध्यान रखनी है, अगर हमें एडजस्टेड परचेज का मतलब पता है तो फिर हमारा इजीली बन जाएगा। तो हम लिखेंगे क्या, ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग ऑन, कौन सा ईयर है ये हमारा, 31 मार्च 21। एडजस्टेड परचेज का ना ऊपर लिख लेना ये चीज कि एडजस्टेड परचेज इज इक्वल टू, उसका मतलब क्या होता है, ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है। तो देखो अब यहाँ पर क्या होगा, एम आई ऑडिबल? मैम आपकी बीच में आवाज कट गई थी। कि वो थोड़ा पावर कट हुआ था ना एकदम से, तो इसलिए कुछ ओके। इश्यू हुआ था, हाँ।
अभी करते हैं, तो अभी तो क्लियर है ना। तो देखो यहाँ पर देखते हैं क्या क्या हमें लेना है। लिखा हुआ है एडजस्टेड परचेजेस, तो मैं डेबिट साइड में लिखूंगी 2 एडजस्टेड परचेजेस। अब मुझे एक बात बताओ, अगर मैं यहाँ पर एडजस्टेड परचेजेस लिख रही हूँ तो क्या मुझे ओपनिंग स्टॉक अलग से लिखने की जरूरत है? यस और नो? नो मैम। तो क्योंकि हमारा ओपनिंग स्टॉक इसमें पहले से ऐड हुआ है ना। तो एडजस्टेड परचेजेस अगर गिवन है तो हम सिर्फ यहाँ पर एडजस्टेड परचेजेस लिखेंगे 6,60,000, ठीक है। और हमें क्वेश्चन में गिवन है सेल्स, तो मैं इधर लिख देती हूँ बाय सेल्स। सेल्स है हमारी कितनी? 7,44,000। अब देखो मुझे दिया हुआ है अलग से क्लोजिंग स्टॉक, तो क्या मुझे क्लोजिंग स्टॉक लिखने की जरूरत है? क्या मैं यहाँ पर क्लोजिंग स्टॉक लिखूं? बोलो तुम्हारे अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए? अगर हमें एडजस्टेड परचेज में हमारा क्लोजिंग स्टॉक पहले से ही एडजस्ट हो चुका है, पहले ही वो माइनस हो चुका है, तो हमें उसको लिखने की जरूरत ही नहीं है, तो मुझे इधर क्लोजिंग स्टॉक भी नहीं लिखना है, ठीक है। बस यही बात हमें यहाँ पर ध्यान रखनी है। आगे दिया हुआ है फ्रेट एंड कार्टेज इनवर्ड, तो वो तो इधर आएगा ही, डायरेक्ट एक्सपेंस है हमारा। फ्रेट एंड कार्टेज इनवर्ड कितना है? 3,600। वेजेस दिया हुआ है 6,000। एक दिया हुआ है फ्रेट एंड कार्टेज आउटवर्ड, आउटवर्ड को हमें यहाँ पर लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि उसको हम P&L अकाउंट में लिखेंगे। क्लियर है? बस इसको सॉल्व कर लो। तो बस इसमें यही हमें बात ध्यान रखनी थी, अगर हमें एडजस्टेड परचेजेस गिवन है, क्या गिवन है? एडजस्टेड परचेजेस, तो इसमें ओपनिंग स्टॉक भी एडजस्ट हो चुका है और क्लोजिंग स्टॉक भी, तो मुझे ट्रेडिंग अकाउंट में ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक अलग से लिखने की जरूरत नहीं है। अब जो भी हमारा आंसर आएगा, जीपी आया या ग्रोस लॉस, वैसे तो ग्रोस प्रॉफिट आएगा, तो हमारा वो इसी से ही आ जाएगा, ठीक है। कैलकुलेट कर लोगे? एक बार इसको 1 मिनट सॉल्व करो, 1 मिनट में देख के आती हूँ, कुछ पावर कट में कुछ पता नहीं क्या हुआ है। 1 मिनट प्लीज, 1 मिनट इसको सॉल्व करना, मैं आती हूँ। यस मैम। लाइट आ रही है लेकिन लाइट तो चल रही है आपकी, वाईफाई तुम्हारा बंद हो गया होगा। तो बंद किया होगा। देखो इसके बाद हमारा है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 भी आई थिंक तुम कर लोगे, वैसे ट्राई करोगे तो। मैंने कहाँ तक दिए थे तुम लोगों को? कितने क्वेश्चंस दिए थे मैंने कल? मानसवी संस्कृत 9 तक दिए थे, तो 9 तक कोई इश्यू तो नहीं है मुझे बताओ, वरना मैं आगे नेक्स्ट फिर P&L अकाउंट स्टार्ट करती हूँ। बस क्वेश्चन नंबर 8 में ना एक चीज है, एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड स्टॉक वाज रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस एंड फिनिश्ड गुड्स। मतलब हमें क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू 3 पार्ट्स में गिवन है, ठीक है, क्योंकि स्टॉक हमारा 3 फॉर्म्स में हो सकता है, रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस एंड फिनिश्ड गुड्स, ठीक है। तो वो अलग अलग तीनों वैल्यू दी हुई है, उन तीनों को ऐड कर दोगे तो वो तुम्हारा क्लोजिंग स्टॉक बन जाएगा। क्लियर है? जैसे ओपनिंग स्टॉक में भी 2 पार्ट्स में गिवन है, ऐसे ही क्लोजिंग स्टॉक की 3 पार्ट्स में गिवन है स्टॉक हमारा, तो इसलिए उसको कंफ्यूज नहीं होना है लेकर। तो मैं आगे स्टार्ट करती हूँ। देखो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। अब देखो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या होता है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हमारा ट्रेडिंग अकाउंट की तरह ही बनाया जाता है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग ऑन, जो भी हमारा ईयर होगा, ठीक है। फॉर्मेट हमारा सेम है,
डेबिट साइड, क्रेडिट साइड। इसमें देखो क्या होता है, चलो पूरा फॉर्मेट बना देती हूँ पहले। अमाउंट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, ठीक है। इसमें देखो हम क्या करते हैं, जितने भी हमारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं वो हमारे डेबिट साइड में आ जाएंगे, ठीक है। और देखो जो तुम्हारा ट्रेडिंग अकाउंट में ग्रोस प्रॉफिट आया था ना, उसको हम यहाँ पर ट्रांसफर करते हैं बाय ग्रोस प्रॉफिट के नाम से। देखो डेबिट साइड में बचा था वो बैलेंस, जब उसको ट्रांसफर करोगे तो देखो ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट में वो बैलेंस था, ट्रेडिंग अकाउंट जीपी की वजह से डेबिट हुआ था। तो जब हम ट्रांसफर करेंगे तो हम क्या करेंगे, ट्रेडिंग अकाउंट ये पी एंड एल अकाउंट में चला जाएगा ये हमारा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हमारा जो ग्रोस प्रॉफिट है उधर से यहाँ ट्रांसफर होगा। तो जो भी हमारी ग्रोस प्रॉफिट की वैल्यू है पहले वो यहाँ पर लिख दोगे। अगर ग्रोस लॉस हुआ तुम्हारा तो वो तुम इधर लिखोगे ग्रोस लॉस के नाम से, ठीक है। क्योंकि अभी उस प्रॉफिट में से अभी बहुत सारे एक्सपेंसेस हैं जो कि माइनस होने से रहते हैं। ये जो ग्रोस प्रॉफिट है इसको नेट प्रॉफिट पर लेकर आया जाता है, या तो नेट प्रॉफिट आएगा, मतलब जो हमारा फाइनल प्रॉफिट माना जाता है, ठीक है। जब हम अपने बिजनेस के सारे एक्सपेंसेस माइनस कर देंगे तो हमारा नेट प्रॉफिट आ जाएगा या फिर नेट लॉस आ जाएगा, ठीक है। तो जो ग्रोस प्रॉफिट हमारा ट्रेडिंग अकाउंट में आया था उसको यहाँ ट्रांसफर किया जाएगा, तो वो ग्रोस प्रॉफिट हमारा इधर आ जाएगा, और अगर लॉस होगा तो वो हमारा डेबिट में लिखा जाएगा। अब यहाँ पर देखो क्या होगा, अगर हमारी कुछ और इनडायरेक्ट इनकम होंगी तो वो हमारी क्रेडिट में लिखी जाएंगी। तो मैं यहाँ पर वर्ड यूज कर रही हूँ इनडायरेक्ट इनकम। अब इनडायरेक्ट इनकम क्या क्या हो सकती है, बहुत सारी हो सकती है। कमीशन रिसीव्ड, रेंट रिसीव्ड और इंटरेस्ट रिसीव्ड। जनरली तुम्हें ये दो तीन ही मिलेंगी तुम्हारे क्वेश्चन में, ठीक है। मतलब अगर तुम्हारे मेन बिजनेस के अलावा तुम्हें साइड बाय साइड कुछ और इनकम हो रही है ना, वो सारी तुम्हारी इनडायरेक्ट इनकम होती है, तो वो हमारी पी एंड एल अकाउंट में लिखी जाती है। और इधर हमारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आ जाएंगे, ठीक है। इन दोनों में से तो कोई एक ही चीज होगी, या तो ग्रोस प्रॉफिट होगा या ग्रोस लॉस होगा। बस इसको भी फाइनली टोटल कर दोगे लास्ट में। बैलेंस अगर इधर आता है तो ये हमारा हो जाएगा नेट प्रॉफिट, क्योंकि अगर क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा है तो इट मींस हमारी इनकम ज्यादा है, एक्सपेंसेस कम है, तो बैलेंस इधर आएगा। और अगर डेबिट साइड का टोटल ज्यादा है तो बैलेंस इधर आएगा, उसको हम बोल देते हैं नेट लॉस। तो कोई भी एक चीज आएगी, या तो प्रॉफिट आएगा या फिर लॉस आएगा। क्लियर है, ये हमारा होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो इनडायरेक्ट इनकम या इनडायरेक्ट एक्सपेंस क्या होते हैं, मेनली तुम्हें इसमें ये बात समझनी है, बाकी तो सब कुछ इजी ही है। तो ये चैप्टर हमारा वैसे सिंपल है, क्योंकि इसमें ना सिर्फ फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने सिखाए गए हैं। एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है वो आता है विद एडजस्टमेंट वाला, ठीक है। उसमें हमारी एडजस्टमेंट्स भी हमें करनी पड़ती हैं। तो एक बार पहले पी एंड एल अकाउंट बनाना सीखते हैं। इसकी क्वेश्चन देखते हैं कैसे है। तो फ्रॉम द फॉलोइंग फिगर्स लिखा हुआ है। अच्छा, इसमें ऑपरेटिंग प्रॉफिट के बारे में भी पूछा गया है भाई। अच्छा, एक बार क्वेश्चन नंबर जो इसका फर्स्ट वाला है ना, मतलब क्वेश्चन नंबर 10, उसको पेंडिंग रखना, उसमें ऑपरेटिंग प्रॉफिट पूछा गया है। मैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट अभी थोड़ी देर में बताऊंगी, पहले मैं सिंपल पी एंड एल अकाउंट बनाना सिखा देती हूँ। पी एंड एल अकाउंट आ जाएगा तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी इजी रहेगा समझने में, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 10 अभी पेंडिंग रखते हैं, अभी मैं थोड़ी देर में उसको करूंगी। पहले पी एंड एल अकाउंट के क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में देखो क्या पूछा गया है। फ्रॉम द फॉलोइंग प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ सोहन लाल एज इट वुड अपीयर इन फर्स्ट ईयर दैट एंडेड 31 मार्च 2021, ठीक है। आगे हमें नीचे दिया गया है द ग्रोस प्रॉफिट वाज 45% ऑफ सेल्स विच अमाउंटेड टू 6,50,000। तो पहले मैं पी एंड एल अकाउंट का फॉर्मेट बनाती हूँ, जल्दी से तुम लोग भी बनाओ। स्टार्ट करते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट for the year ending on इंटरेस्टिंग लगेगा वैसे ये चैप्टर जब विद एडजस्टमेंट वाला करोगे टॉपिक।
तुम लोग भी साथ साथ सॉल्व करते हो ना? यस मैम। चलो, तो देखो सबसे पहले ना हम जीपी ही लिख लेते हैं, क्योंकि हमें जीपी सबसे लास्ट में बताया गया है। जीपी कितना है? जीपी वॉज 40। वैसे जीपी की वैल्यू ना गिवन होती है हमें मोस्टली, लेकिन यहाँ पर हमें कैलकुलेट करनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पर बताया गया है जीपी कितना था, 45% ऑफ सेल्स विच अमाउंटेड टू 6,50,000। अब देखो सेल्स की वैल्यू कितनी थी, 6,50,000, तो जीपी कितना हो जाएगा? मैं यहाँ पर कैलकुलेट कर लेती हूँ। 6,50,000 का कितना, 45%। उसने बोला ना कि 45% है सेल्स का, तो 6,50,000 हमारी सेल्स की वैल्यू है, उसका 45% हम कैलकुलेट करेंगे तो वो आ जाएगा 2,92,500। ठीक है, ये हमारा हो गया जीपी। उसके आगे देखो क्या क्या गिवन है। अब हम स्टार्टिंग से देखते हैं क्या क्या पॉइंट्स हमें दिए हुए हैं। सैलरीज एंड वेजेस। सैलरीज एंड वेजेस हमारा डायरेक्ट एक्सपेंस है या इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, बताओ। अगर सैलरीज पहले लिखा हुआ है तो इट मींस वो इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, वो हमारा पी एंड एल अकाउंट में लिखा जाएगा। ठीक है, तो सैलरीज एंड वेजेस हमारा पी एंड एल में आ जाएगा 30,000। अगर वेजेस पहले लिखा होता तो वो हमारा फिर पी एंड एल में नहीं आता। ठीक है, नेक्स्ट लिखा है कमीशन पेड। तो कमीशन पेड है तो हमारा एक्सपेंस है। कमीशन रिसीव्ड होता तो हमारी इनकम होती, तो कमीशन भी हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। ज्यादातर एक्सपेंसेस हमारे इनडायरेक्ट ही होते हैं अगर तुम देखोगे तो। नेक्स्ट है पोस्टेज एंड कॉरियर। ये सब हमारे इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, इसमें सोचने की ही ज्यादा जरूरत ही नहीं है, क्योंकि बहुत लिमिटेड है जो डायरेक्ट एक्सपेंडिचर है। क्वेश्चंस करके अपने आप प्रैक्टिस हो जाएगी, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा। इंश्योरेंस, इंश्योरेंस भी हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, क्योंकि देखो इसकी वजह से हमारी सेल्स पर इफेक्ट नहीं पड़ेगा ना, ये सब खर्चे फिक्स होते हैं। समझ रहे हो तुम? ऐसा नहीं है ये खर्चे हम ज्यादा कर देंगे तो सेल्स ज्यादा हो जाएगी, या कम कर देंगे तो सेल्स कम हो जाएंगी। क्लियर है? या प्रोडक्शन पर इफेक्ट पड़ेगा, प्रोडक्शन ज्यादा होगा या कम होगा। तो इसलिए ये सारे खर्चे हमारे इनडायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं। नेक्स्ट लिखा है इंटरेस्ट पेड, तो ये भी इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। उसके आगे लिखा है कैरेज आउटवर्ड, ये भी इनडायरेक्ट है, आउटवर्ड है तो। उसके आगे लिखा है एडवर्टाइजिंग, एडवर्टाइजिंग भी हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, क्योंकि ये सेल्स से डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है। हालांकि सारे खर्चों का इम्पैक्ट तो पड़ेगा सेल्स पर, लेकिन किसका डायरेक्टली पड़ता है किसका इनडायरेक्टली, ये सोचना पड़ता है। एडवर्टाइजिंग हमारा कितना है, 10,000। आगे दिया हुआ है डिस्काउंट अलाउड। देखो डिस्काउंट अलाउड हो सकता है और डिस्काउंट रिसीव्ड हो सकता है। अगर अलाउ है तो हमारा लॉस होता है, तो डेबिट साइड में आएगा, और अगर होता है डिस्काउंट रिसीव्ड तो वो इनडायरेक्ट इनकम बन जाती है, वो हमारा क्रेडिट साइड में आता है। नेक्स्ट लिखा है देखो रेंट रिसीव्ड, रेंट रिसीव हुआ है तो मैं क्रेडिट साइड में लिख दूंगी, क्योंकि हमारी इनकम हो गई है। $17,000। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, अब देखो इसमें सोचने की ही जरूरत नहीं है। अगर हमने कहीं पैसा इन्वेस्ट किया है तो उसके ऊपर हमें इंटरेस्ट रिसीव होगा, हम पे तो करेंगे नहीं। यहाँ पर देखो रिसीव वर्ड यूज नहीं किया, तुम्हें खुद से सोचना है इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट के ऊपर इंटरेस्ट हमें मिलता है, इसलिए हमारी इनकम है। ठीक है, वरना ये आ सकता है ना माइंड में कि इंटरेस्ट एक्सपेंस तो नहीं। बेड डेट्स, बेड डेट्स हमारे लॉस है,
तो डेबिट साइड में आएंगे। बैड डेट्स क्या होते हैं? जो हमें डेटर्स पैसे नहीं देते, जिनका पैसा हमें इन फ्यूचर रिकवर होगा ही नहीं। और नेक्स्ट लिखा है ब्रोकरेज। ब्रोकरेज भी हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। तो इसमें तो सारे ही खर्चे ऐसे दिए हुए हैं जो इनडायरेक्ट थे। कितना है? 950। देखो हमने सारी चीजें लिख दी। अब हमें क्या करना है? बस टोटल करना है, कैलकुलेशन करनी है बस। कैलकुलेशन करके चेक कर लेंगे नेट प्रॉफिट है या फिर नेट लॉस है। तो देखने से ही पता चल रहा है क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा है, क्योंकि जीपी की वैल्यू काफी ज्यादा है। तो ये हमारा हो जाएगा कितना? तो कैलकुलेटर से ही सॉल्व कर रही हूँ, बट तुम लोग प्लीज कैलकुलेटर यूज मत करना कभी भी, आदत पड़ जाएगी वरना। मजबूरी है तो अलग बात है, वरना कोशिश करना कि खुद से ही करो, क्योंकि 11th-12th में कैलकुलेटर अलाउ नहीं होता। 3,24,500 यही वैल्यू मैं इधर लिख देती हूँ। इसमें से ये डेबिट साइड का सब कुछ माइनस करेंगे तो ये हमारी बैलेंसिंग फिगर आ जाएगी। तो देख लेते हैं, ये भी एक बार कर ही देती हूँ पूरा। मेरा आ रहा है 2,41,050। ये देख लेते हैं कितना आ रहा है। सही आ रहा है, ठीक है। 2,41,050 ये हमारा क्या आ गया? नेट प्रॉफिट। ये है हमारा P&L अकाउंट। कोई डाउट है तो बोल दो। क्लियर है? यस मैम। इसके बाद देखो इसमें एक क्वेश्चन और है, क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है। वो भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का है, तो उसको तुम कर पाओगे इजीली। यहाँ पर देखो हमें जीपी की वैल्यू गिवन है, ठीक है। जीपी लिख दोगे, बाकी सभी एक्सपेंसेस और इनकम दिए हुए हैं, जिसे लिखा हुआ है सिर्फ रेंट। तो आगे कुछ नहीं बताया ना, रेंट रिसीव है या रेंट पेड है, तो तुम हमेशा उसको पेड मानोगे, क्योंकि जनरली हम रेंट पे करते हैं, मतलब हम यही एज्यूम करके चलेंगे, क्योंकि हमारे जो अकाउंट है, अकाउंटिंग जो हम करते हैं थोड़ा कंजर्वेटिव में। तो अगर हम सोचेंगे कि रेंट रिसीव है, तो हमने ऐसा सोच लिया ना कि हमारी इनकम आ रही है। हमें अपने आप से इनकम नहीं सोचनी है। अगर लिखा हुआ है सिंपल रेंट, तो मतलब वो रेंट पेड है। या फिर अगर ट्रायल बैलेंस गिवन होता है, तो वहां तो सोचने की जरूरत ही नहीं होती। ट्रायल बैलेंस में तो डेबिट और क्रेडिट दो कॉलम होते हैं। अगर रेंट की वैल्यू क्रेडिट वाले कॉलम में लिखी है, तो इट मींस वो रेंट रिसीव होगा। और रेंट की वैल्यू अगर डेबिट वाले कॉलम में लिखी है, तो मतलब वो रेंट पेड होगा, क्योंकि एक्सपेंसेस हमारे डेबिट होते हैं और इनकम हमारी क्रेडिट होती है, ठीक है। तो वहां सोचने की जरूरत नहीं होती अगर ट्रायल बैलेंस गिवन होता है। तुम देखोगे नेक्स्ट चैप्टर में तुम्हें ज्यादातर ट्रायल बैलेंस गिवन होगा। यहाँ पर ट्रायल बैलेंस में से हमें क्या बता दिया? लेजर के बस बैलेंस दे दिए, प्रॉपर ट्रायल बैलेंस बनाकर नहीं दिया। तो इसलिए तुम्हें सोचना पड़ेगा कि ये एक्सपेंस है या इनकम है। एक्सपेंस में भी डायरेक्ट एक्सपेंस है या इनडायरेक्ट है, इनकम के लिए भी डायरेक्ट है या फिर इनडायरेक्ट है। क्लियर है? तो ये था हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो इसका क्वेश्चन नंबर 12 तुम लोग खुद से ट्राई करना। ये जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट का इसमें एक ही क्वेश्चन गिवन है, ये कंसेप्ट मैं अलग से बताऊंगी, मैं अभी इसको बता ही नहीं रही हूँ वरना मिक्सअप होगा थोड़ा, ठीक है। इसको भी तुम पेंडिंग में ही रखो, चीजें ना मिक्सअप हो जाएंगी कि कोई नेट प्रॉफिट आ रहा है, कोई ग्रॉस प्रॉफिट आ रहा है, कोई ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ रहा है। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट एक बहुत छोटा सा कंसेप्ट है, ज्यादा कुछ नहीं। कुछ इनडायरेक्ट एक्सपेंस ऐसे होते हैं जो कि ऑपरेटिंग नहीं होते,
ऐसे ही कुछ इनडायरेक्ट इनकम ऐसी होती हैं जो ऑपरेटिंग नहीं होती, तो उसमें कुछ चीजें ध्यान रखनी होती हैं बस। तो आज ही मैं तुम्हें दोनों चीजें बता दूंगी तो थोड़ा मिक्सअप हो जाएगा, इसलिए क्वेश्चन नंबर 10 को भी पेंडिंग करके ही चलो, हम इसको अलग से कर लेंगे। ठीक है, मैं आगे बैलेंस शीट बता देती हूँ, इससे तुम्हें एक कंप्लीट क्वेश्चन करना आ जाएगा कि कंप्लीटली हम उसको कैसे सॉल्व करते हैं। तो यहां से हम देखेंगे टोटल कितने क्वेश्चंस गिवन है इसमें। काफी सारे क्वेश्चन है भाई। तो इसलिए ना मैं बैलेंस शीट बनानी और सिखा देती हूँ, तो तुम्हें कंप्लीट क्वेश्चन करना आ जाएगा। ठीक है, देखो हम नेक्स्ट कंसेप्ट देखते हैं, बैलेंस शीट। बैलेंस शीट कभी भी तुम फॉर द ईयर नहीं बनाओगे। ठीक है, बैलेंस शीट हमेशा कैसी बनेगी, एज एट, किसी पर्टिकुलर डेट पर बनती है। तो तुम बैलेंस शीट के लिए वर्ड यूज करोगे, बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च, जो भी हमारा मान लेते हैं 21 ईयर दिया हुआ है, तो 31 मार्च 2021। क्योंकि बैलेंस शीट में हम लिखते हैं एसेट्स और लायबिलिटीज को। एसेट्स और लायबिलिटीज की वैल्यू हो सकता है आज कुछ और हो और कल कुछ और हो जाए। मान लेते हैं कैश का बैलेंस है, कैश का बैलेंस मैं कह रही हूँ आज मेरे पास 10,000 रुपीज है, हो सकता है कल मेरे पास 15,000 हो जाए, तो वैल्यूज चेंज हो जाती हैं। तो इसलिए हम बैलेंस शीट बनाते हैं पर्टिकुलर डेट पर। तो हम ईयर एंड पर आकर बैलेंस शीट बनाते हैं। अगर हमें पूरे साल का क्वेश्चन पूछ रहा है, पूरे साल के हमें इनकम, एक्सपेंडिचर, एसेट्स, लायबिलिटीज दिए हुए हैं, तो हमें पूरे साल का ट्रेडिंग P&L अकाउंट बनाना है, उसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं फॉर द ईयर एंडिंग ऑन। तो फॉर का मतलब है कि हम उसको पूरे साल के एक्सपेंसेस, पूरे साल के इनकम जितने भी थे, जैसे रेंट मैंने पूरे साल में पे किया होगा, पूरे 12 महीने हमने रेंट पे किया होगा, तो हमने इसमें रेंट की वैल्यू पूरे 12 मंथ्स की लिखी होगी। क्लियर है, इसलिए हम वहां पर लिखते हैं फॉर द ईयर। ये चीजों के लॉजिक भी हमें पता होने चाहिए। ठीक है, बैलेंस शीट हम बनाते हैं एज एट, मतलब हम पर्टिकुलर डेट पर बना रहे हैं। ओन वर्ड भी यूज नहीं कर रहे हैं। देखो ओन, पहले ऑन वर्ड लिखा जाता था, ओन की जगह भी इसने इनको रिप्लेस कर दिया एट से, मतलब पर्टिकुलर टाइम पर बात कर रहे हैं ये कहीं ना कहीं। ठीक है, ये और स्पेसिफिक हो गया। ठीक है, तो देखो बैलेंस शीट हमारी बनती है एज ऑन, मतलब पर्टिकुलर डेट पर, और ट्रेडिंग P&L अकाउंट बनाए जाते हैं फॉर द ईयर, पूरे साल के लिए। तो बैलेंस शीट का फॉर्मेट देखो क्या होता है। पहली बात तो ये कि इसमें ये कोई अकाउंट नहीं है। ठीक है, तो डेबिट क्रेडिट गलती से भी मत लिख देना। डेबिट क्रेडिट जो हम लिखते हैं, इधर डेबिट और इधर क्रेडिट, वो अकाउंट में लिखते हैं। ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है, लेकिन बैलेंस शीट कोई अकाउंट नहीं है। तो ये गलती भी बहुत बच्चे करते हैं, डेबिट क्रेडिट लिखने की आदत होती है तो डेबिट क्रेडिट लिख देते हैं। तो तुम्हें सिंपल क्या लिखना है, जो हमारी लेफ्ट हैंड साइड है वो है लाइबिलिटीज की, और राइट हैंड साइड होती है हमारी एसेट्स के लिए। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड में सारी लाइबिलिटीज आएंगी और राइट हैंड साइड में सारे सारे हमारे एसेट्स आएंगे। देखो बैलेंस शीट बनाते हुए हमें बस एक बात ध्यान रखनी है। देखो हमारे एसेट्स भी ना दो तरीके के होंगे। तुमने जब हमने स्टार्टिंग में देखा था, हम वहां पर देखते थे करंट एसेट्स, नॉन करंट एसेट्स, ऐसे लाइबिलिटीज में करंट लाइबिलिटीज, नॉन करंट लाइबिलिटीज, अगर थोड़ा बहुत भी ध्यान होगा तो। जैसे मान लेते हैं कुछ हमारे ऐसे एसेट्स होते हैं जिनको हम लॉन्ग टाइम के लिए अपने पास रखते हैं। जैसे मान लेते हैं फिक्स्ड एसेट्स हैं हमारे, वो हमारे पास लॉन्ग टाइम के लिए रहेंगे। तो अगर मैं यहाँ पर लिखती हूँ एसेट साइड में, मान लेते हैं ऊपर मैंने लिखा मशीन। ठीक है, मशीन की कुछ वैल्यू मुझे गिवन है, फर्नीचर की कुछ वैल्यू मुझे गिवन है, तो ये सब मेरे हैं नॉन करंट एसेट्स, जिनको मैं जल्दी से कैश में कन्वर्ट नहीं करूंगी। ठीक है, और हमारे क्या हो सकते हैं, और भी कुछ भी हो सकते हैं, जितने भी फिक्स्ड एसेट्स हैं वो मेरे सारे हैं नॉन करंट एसेट्स होते हैं। ठीक है, उसके अलावा हमारी इन्वेस्टमेंट्स हो सकती है, हमने कहीं पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है, मान लेते हैं 3-4 साल के लिए कहीं इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। ठीक है, तो हमारी इन्वेस्टमेंट्स हो सकती हैं, वो भी लॉन्ग टर्म हो सकती हैं। उसके बाद मेरे नीचे आएंगे सारे करंट एसेट्स। करंट एसेट्स में क्या क्या आता है, जैसे कि डेटर्स,
पता तो है ना ये चीजें, कौन से एसेट होते हैं कौन सी लाइबिलिटी होती है, इन चीजों में तो कंफ्यूजन नहीं है ना। डेटर्स हो गया, स्टॉक हो गया, बीआर हो गया, प्रीपेड एक्सपेंस हो गया। मैम बैड डेब्ट्स किस में आएंगे? बैड डेट्स तो हमारे लॉसेस होते हैं, तो वो हमने अपने P&L अकाउंट में लिखे हैं, अभी लिखे भी थे, ऊपर क्वेश्चन आया था। P&L अकाउंट किया था ना अभी, वहां पर मैंने बैड डेट्स भी लिखे थे। बैड यस डेट्स मैम, होते हैं लेकिन हमारे, बैलेंस शीट में भी कहीं आता है शायद। वो तुमने एडजस्टमेंट वाला चैप्टर किया होगा ना स्कूल में, यस तो वहां मैम। पर उसकी एडजस्टमेंट होती है। तो वो हम नेक्स्ट चैप्टर में सीखेंगे कि वो चीजें बैलेंस शीट में कब लिखी जाती है। नॉर्मली ओके ये मैम। चीजें बैलेंस शीट में नहीं आती है, लेकिन बैलेंस शीट में लिखने का एक रीजन होता है, उसका हम लॉजिक नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे। ओके ठीक मैम। है? वैसे हमारा वो एक्सपेंस है, मतलब लॉस है, तो इसलिए हमारा बैड डेट्स P&L में आएगा। अभी बस इतनी बात ध्यान रखो। वो ऐसे तो हमारे एक्सपेंसेस भी होंगे कुछ जो हमने बैलेंस शीट में एडजस्ट किए होंगे। यस मैम। वो क्यों किए क्लोजिंग होंगे? स्टॉक भी आता है बैलेंस शीट में। क्लोजिंग स्टॉक भी आता है, मैंने जो स्टॉक की यहाँ पर लिखा है ना, ये स्टॉक, यस मैम। ये हमारा बैलेंस शीट में क्लोजिंग स्टॉक ही है। ये कौन सा वाला स्टॉक है? क्लोजिंग क्लोजिंग स्टॉक। स्टॉक। ठीक है। और हमारे कौन से होते हैं एसेट्स? करंट एसेट्स, बैंक बैलेंस हमारा। तुम देख रहे होंगे कि मैंने एक सीक्वेंस में एसेट्स लिखे हैं, मैंने ये जानबूझ के इतने सारे लिखे हैं, मोस्टली इसमें कवर हो चुके हैं, बस एक रहता है एक्रूड इनकम, वो भी यहीं बीच में को लिख देती हूँ। एक्रूड इनकम जानते हो क्या होती है? जो कि इनकम ड्यू हो चुकी है लेकिन रिसीव नहीं हुई, वो भी हमारी एसेट होती है, तो वो भी मैंने यहाँ पर लिख दी। तो देखो जब मैंने ऊपर लिखे हैं ये ऊपर वाले स्टार्टिंग के ये 3-4, ये सब मेरे नॉन करंट एसेट्स हैं। कौन से एसेट्स हैं? नॉन करंट, मतलब कि जो जल्दी से कैश में कन्वर्ट नहीं होंगे। ठीक है, एटलीस्ट आफ्टर 1 ईयर होंगे, 1 साल से ज्यादा का टाइम है इनका। और जितने जितने भी मैंने नीचे लिखे हैं यहां से लेके यहां तक, ये सब है मेरे करंट एसेट्स। करंट एसेट्स कौन से होते हैं? जो कि विद इन 1 ईयर कैश में कन्वर्ट हो जाते हैं। और कैश को देखो मैंने सबसे लास्ट में लिखा है, क्योंकि कैश हमारा सबसे ज्यादा लिक्विड फॉर्म में है, मतलब कैश तो ऑलरेडी कैश की फॉर्म में ही है ना। ठीक है, तो करंट एसेट्स में भी मैंने एक सीक्वेंस मेंटेन करने की कोशिश की है, मतलब मैंने कैश को कहीं बीच में नहीं लिखा या बैंक को कहीं बीच में नहीं लिखा। क्लियर है? तो थोड़ा सा तुम ये चीज कोशिश करना कि बैलेंस शीट में ये सीक्वेंस मेंटेन कर पाओ। क्लियर है? अब देखो अगर तुम इधर ऊपर नॉन करंट एसेट्स लिखोगे तो इधर ऊपर साइड में नॉन करंट लाइबिलिटीज भी लिखोगे। सबसे पहले लिखोगे कैपिटल। कैपिटल हमारा एक नॉन करंट, नॉन कैपिटल तो एक इंटरनल लाइबिलिटी हो गई, समझ रहे हो? जो पैसा ओनर को वापस करना है, बिजनेस को ओनर को जो पैसा वापस करना है, दैट इज कैपिटल। जो ओनर ने अपना बिजनेस में इन्वेस्टमेंट किया है वही तो कैपिटल होती है। तो बिजनेस के लिए कैपिटल लाइबिलिटी क्यों होती है? क्योंकि कहीं ना कहीं हमने देखा था कि हमारा सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट होता है। अगर ओनर ने बिजनेस में कुछ पैसा लगाया है तो बिजनेस के ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी अराइज हो गई कि इन फ्यूचर वो पैसा उसको वापस करना है, इसलिए कैपिटल भी ओनर के बिजनेस के लिए एक लाइबिलिटी होती है। ठीक है, तो लाइबिलिटी में हमारा सब फर्स्ट आ गया कैपिटल। कैपिटल में कुछ एडजस्टमेंट करनी होती है। जो हमने नेट प्रॉफिट कैलकुलेट किया होगा ना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, वो यहाँ पर ऐड किया जाएगा। ये नेट प्रॉफिट कौन सा होगा? जो तुम्हारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कैलकुलेट होकर आया होगा। और अगर लॉस होगा तो उसको माइनस कर दोगे, लॉस होगा तो उसको माइनस कर दोगे, प्रॉफिट होगा तो उसको ऐड कर दोगे। क्लियर है? और एक चीज हमारी इसमें से माइनस की जाती है, ड्राइंग्स। तो क्वेश्चन में अगर ड्राइंग्स गिवन होंगी तो वो कैपिटल में से माइनस की जाएंगी। तुम्हें पता ही है ड्राइंग्स क्या होती हैं? जो ऑनर ने पर्सनल यूज के लिए विड्रॉ किया है बिजनेस से कुछ भी, तो बिजनेस के ऊपर से एक लाइबिलिटी कम हो जाएगी ना ऑनर के लिए, तो इसलिए कैपिटल में से ड्राइंग्स को माइनस किया जाता है। तो ये दोनों एडजस्टमेंट कैपिटल में करनी होंगी, ये ध्यान रखना। फिर फाइनल फिगर हम बाहर लिखेंगे। कैपिटल में हमने क्या क्या एडजस्ट किया? नेट प्रॉफिट और लॉस, प्रॉफिट हुआ तो ऐड हो जाएगा, लॉस हुआ तो लेस हो जाएगा, और ड्राइंग्स भी यहां से लेस हो जाएंगी। क्लियर है? तो ये तो हो गया कैपिटल। तो देखो अगर तुम इधर ऊपर नॉन करंट एसेट्स लिख रहे हो तभी तुम इधर ऊपर कैपिटल लिखोगे, अदरवाइज ऐसा नहीं करोगे कि इधर तुमने ऊपर लिख दिए करंट एसेट्स और इधर तुम लिख रहे हो कैपिटल, फिर तुम्हें कैपिटल भी नीचे लिखना पड़ेगा।
क्लियर है? थोड़ा सा सीक्वेंस मेंटेन करना। हो सकता है तुम्हें स्कूल में पता नहीं ये चीज वैसे बताई होगी, ऐसा हो नहीं सकता, पर फिर भी कई बार बच्चे ये सब चीजें ना मिक्सअप कर देते हैं, ऊपर नीचे कर देते हैं, तो वो प्रेजेंटेशन खराब हो जाता है। मार्क्स तो शायद नहीं कटेंगे बट प्रेजेंटेशन बिल्कुल गलत है। ठीक है, तो ये हो गई हमारी लाइबिलिटी साइड में कैपिटल की बात। अब हम ऊपर इधर लिखेंगे नॉन करंट लाइबिलिटी। नॉन करंट लाइबिलिटी क्या होती है? जो हमें 1 साल के बाद में पे करनी है, जिनका टाइम 1 साल से ज्यादा का है। वो क्या क्या हो सकती हैं? मान लेते हैं लोन हमें दिया हुआ है, लोन फ्रॉम बैंक। जनरली हम बैंक से लॉन्ग टर्म के लिए लोन लेते हैं। अगर हमने 2 साल 3 साल ज्यादा टाइम के लिए लिया हुआ है, वो हो गया हमारा। या अदर लोन हो गए हमारे, में यहाँ पर अदर लोन वर्ड यूज कर रही हूँ, हो सकता है ज्यादा टाइम के लिए हमने कोई और लोन भी लिया हुआ हो। तो ये हमारी हो गई कहीं ना कहीं नॉन करंट लाइबिलिटी। ये हमारी क्या हो गई? नॉन करंट लाइबिलिटी। ठीक है, और हमारी देखो क्या क्या होती हैं लाइबिलिटीज। क्रेडिटर्स, बिल्स पेएबल, ये हमारी होती है सब करंट लाइबिलिटी। देखो क्रेडिटर्स को ऐसा तो नहीं है ना कि तुम 1 साल बाद पेमेंट करोगे, फिर तो तुम्हें कोई सामान उधार में देगा भी नहीं अगर इतने लंबे टाइम के लिए करेंगे तो। ठीक है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, एडवांस इनकम, अगर तुम्हें एडवांस में कोई इनकम रिसीव हो गई तो वो भी तुम्हारी लाइबिलिटी है। ठीक है, तो ये हमारी होती है सब क्या? करंट लाइबिलिटीज। तो देखो तुमने एक चीज ऑब्जर्व की होगी, अगर अगर मैंने ऊपर लिखी है नॉन करंट एसेट्स, तो इधर मैंने नॉन करंट लाइबिलिटीज भी ऊपर लिखी है। करंट एसेट्स नीचे लिखे हैं तो करंट लाइबिलिटीज भी नीचे लिखी हैं। कहने का मतलब ये है, ऐसा नहीं होना चाहिए कि तुम इधर तो लिख दोगे ऊपर करंट एसेट्स और इधर लिख दोगे नीचे करंट लाइबिलिटीज, वो थोड़ा सा अजीब लगता है। क्लियर है? तो ये हमारी होती है बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में जब तुम सब कुछ लिख दोगे तो तुम्हारी एसेट्स और लाइबिलिटी साइड इक्वल आएगी, इसमें कभी भी बैलेंस नहीं बचेगा, ये ध्यान रखना। अगर तुम्हारा ऊपर दोनों साइड में कुछ भी डिफरेंस आता है तो इट मींस तुमने कहीं ना कहीं गलती की है। क्लियर है? अपनी गलती पता चल जाती है इस क्वेश्चन में। अगर देखो मान लेते हैं तुमने नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करने में ही गलती कर दी, तुम्हारी कहीं ऊपर ही गलती है, तो तुम्हारी कैपिटल की वैल्यू गलत हो जाएगी। कैपिटल की वैल्यू गलत हो जाएगी तो अपने आप ही वो मिसमैच करेगा, इक्वल नहीं आएगा दोनों साइड। ठीक है, तो कहीं ना कहीं हमें अगर हमारी लास्ट में आके बैलेंस शीट मैच कर जाती है ना, तो इट मींस हमें थोड़ा सुकून मिलता है, शायद हमने क्वेश्चन ठीक किया है। ठीक है, इन क्वेश्चंस में जनरली पता चल जाता है। तो तुम्हारी एसेट और लाइबिलिटी साइड मैच करेंगी, तो तुम एक बार ना इसको बना लो, लिख लो पूरा फॉर्मेट, क्योंकि ये जो मैंने चीज लिखी है ना नॉन करंट और करंट, ये चीज तुम्हें इन फ्यूचर मतलब थोड़ी सही है, ये चीज प्रेजेंटेशन के मामले में ठीक है, ये चीजें तुम्हें पता होनी चाहिए। तो बैलेंस शीट का सीक्वेंस थोड़ा इस हिसाब से मेंटेन करके चलना। ठीक है, एक बार इसको नोट कर लो जल्दी से, 1 मिनट का टाइम ले लो।
नोटिंग हो गई? कंप्लीट हो गया बैलेंस शीट मानसवी संस्कृति? यस मैम। ओके, एक मिनट। हम इसका एक क्वेश्चन कर लेते हैं। देखो ये नहीं है कि मैंने इसमें सारे एसेट्स या लाइबिलिटीज लिख दिए, हो सकता है कुछ तुम्हें नया भी मिल जाए। जितने मुझे ध्यान आया मैंने यहाँ पर उतना लिख दिया है, ठीक है। बस तुम्हें ये पता होना चाहिए ये नॉन करंट एसेट्स है या करंट एसेट है। इससे तुम्हारे करंट एसेट और नॉन करंट एसेट का कंसेप्ट भी क्लियर होगा। तो हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर कल से हम कंप्लीट क्वेश्चन करेंगे। फाइनल अकाउंट पूरे पूरे बनाने हमें इस चैप्टर में फिर आ जाएंगे। 25 तक है वैसे तो काफी क्वेश्चंस हैं। तो प्रैक्टिस के लिए बहुत क्वेश्चन दिए हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ही ले लेते हैं इसका, क्वेश्चन नंबर 13। ठीक है, लिखा हुआ है फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स प्रिपेयर बैलेंस शीट। बैलेंस शीट हमें बनानी है, तो लिख लेते हैं बैलेंस शीट एज एट 31st March 21। एक क्वेश्चन हो जाएगा, कर लेते हैं फटाक से। लाइबिलिटीज, गलती से इसमें डेबिट क्रेडिट नहीं लिखना है, ये ध्यान रखना है। एसेट्स, क्योंकि बैलेंस शीट हमारी पोजीशन को शो करता है कि पर्टिकुलर डेट पर हमारे पास कौन कौन सी एसेट्स हैं और कौन कौन सी लाइबिलिटीज है, हमारे बिजनेस की क्या पोजीशन। तो देखो सबसे पहले, अब इसमें देखो ना डेबिट बैलेंस दिए हुए हैं और क्रेडिट बैलेंस। अब देखो एसेट्स और लाइबिलिटीज में, एसेट्स के तो डेबिट बैलेंस होते हैं और लाइबिलिटीज के क्रेडिट बैलेंस होते हैं। ट्रायल बैलेंस में मेनली 4 आइटम्स आते हैं, एसेट्स, लाइबिलिटीज, इनकम एंड एक्सपेंसेस। एसेट्स और एक्सपेंसेस के डेबिट बैलेंस होते हैं, लाइबिलिटीज और इनकम के क्रेडिट बैलेंस होते हैं। तो तुम्हें समझना होगा कि क्रेडिट में जो दिया हुआ है वो इनकम है या लाइबिलिटी, या डेबिट में जो दिया हुआ है वो एसेट है या एक्सपेंस है। ठीक है, तो हमें मेनली एसेट्स और लाइबिलिटीज को यहाँ पर लिखना होगा। तो देखते हैं इस वाले क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है। सबसे पहले दिया हुआ है कैपिटल 4 लाख, क्रेडिट में हमें बैलेंस गिवन है, तो हम लिख देते हैं यहाँ पर कैपिटल। कैपिटल की वैल्यू में अभी बाहर वाले आउटर कॉलम में नहीं लिखूंगी, क्योंकि इसमें हमें कुछ एडजस्टमेंट करनी होगी। अगर क्वेश्चन में नेट प्रॉफिट गिवन होगा तो वो एडजस्ट करना होगा, ड्राइंग्स होंगी तो वो भी हमें यहाँ पर एडजस्ट करनी होगी। ठीक है, उसके बाद दिया हुआ है ड्राइंग्स। ड्राइंग्स को मैं यहाँ से लेस कर देती हूँ। कितनी वैल्यू है? 44,000। यहाँ से माइनस हो जाएगा ड्राइंग्स। आगे दिया हुआ है डेटर्स। अब देखो डेटर्स मुझे यहाँ पर एसेट्स में ऊपर नहीं लिखने चाहिए, मैं ऊपर की 2-3 लाइन ना स्पेस ऐसे ही थोड़ा सा अंदाजे से हम ऊपर का मतलब अपने हिसाब से देख लेना। मैं थोड़ा डेटर्स को नीचे लिख लेती हूँ, क्योंकि मैं ऊपर किसके लिए मैंने स्पेस छोड़ दिया, जो मेरे नॉन करंट एसेट्स होंगे ना मैं ऊपर वो लिखूंगी। ठीक है, तुम 2-4 क्वेश्चन करोगे ना तुम्हें खुद से प्रैक्टिस हो जाएगी। थोड़ा अजीब लगेगा हो सकता है स्टार्टिंग में, लेकिन फिर नहीं लगेगा बाद में। डेटर्स की वैल्यू है 64,000। ठीक है, अपने हिसाब से अगर हमने मान लेते हैं 4 लाइन, तुमने 4 लाइन का स्पेस यहाँ पर छोड़ दिया और तुम्हारे फिक्स्ड एसेट्स निकले सिर्फ 3, तो 1 लाइन अगर रह जाती है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, थोड़ा ज्यादा ही बच जाए, कम नहीं रहना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट दिया हुआ है क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स को भी मैं थोड़ा नीचे लिख देती हूँ, 2-3 लाइन यहाँ पर छोड़ देती हूँ, कोई मेरा नॉन करंट लाइबिलिटी तो नहीं है। ठीक है, क्रेडिटर्स की वैल्यू है 42,000। नेक्स्ट दिया हुआ है कैश इन हैंड। कैश को और थोड़ा नीचे लिखती हूँ, क्योंकि कैश हमारा सबसे लास्ट में आना चाहिए। कैश इन हैंड है हमारा 3600। कैश एट बैंक, उसको इसके ऊपर लिख देती हूँ
क्योंकि कैश हमारा सबसे लिक्विड एसेट है, तो बैंक में जो है वो कैश और बैंक मतलब ऊपर नीचे होने चाहिए, बैंक पहले फिर कैश। 72,000। नेक्स्ट दिया हुआ है प्लांट। अब देखो प्लांट हमारा फिक्स्ड एसेट है, तो प्लांट में फिक्स्ड एसेट ऊपर नीचे हो जाए, मतलब पहले मैंने फर्नीचर लिख दिया, प्लांट बाद में लिख दिया, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपस में ये ऊपर नीचे हो जाएंगे, उससे कोई इश्यू नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट लिखा है फर्नीचर, तो ये हमारे देखो फिक्स्ड एसेट्स हैं, तो ये भी मैं ऊपर लिख देती हूँ। समझ में आया मैंने ऊपर का स्पेस क्यों दिया? क्योंकि अगर मैं डेटर्स ऊपर लिखती तो फिर ये मेरे नीचे आ जाते, तो वो मेरे मिक्सअप हो जाते, बैलेंस शीट पढ़ने में भी अजीब लगती है वो फिर। नेक्स्ट दिया है नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट को हम इसमें एडजस्ट कर देंगे, प्लस कर देंगे। नेट प्रॉफिट है 16,600, ठीक है। बस ये एडजस्टमेंट हमारे इसमें हो जाएंगी। एक हमें दिया हुआ है जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व भी क्या होता है कि हमने थोड़ा सा रिजर्व मेंटेन कर लिया, ठीक है, तो वो कि हम इन फ्यूचर इस पैसे को यूज कर पाएंगे, तो जनरल रिजर्व हमारा ये भी हमारी लाइबिलिटी में आ जाएगा, ठीक है। अगर कोई रिजर्व होगा तो वो भी हमारा यहीं पर ही, मतलब ऑनर के लिए होता है वो पैसा भी। ऑनर के लिए क्या मतलब, बिजनेस में हम इन फ्यूचर उस पैसे को यूज कर सकते हैं, तो इसलिए जनरल रिजर्व हमारा इधर ही आएगा। और हमारा क्या है, क्लोजिंग स्टॉक। स्टॉक को यहाँ पर लिख देती हूँ, अब तो कोई और एसेट है ही नहीं, तो मैं थोड़ा ऊपर लिख देती हूँ उसको। स्टॉक कितना है, 1,48,000। तो अगर एक आधी लाइन रह जाती है ना बीच में, तो कोई इश्यू नहीं है उस चीज में। पहले इधर एडजस्ट, बस सारी चीजें लिखी गई, क्या चीज हमें कहाँ लिखनी थी हमने लिख दी। अब पहले कैपिटल की वैल्यू देख लो कितनी आ गई। कैपिटल में ड्राइंग्स को माइनस कर देते हैं और प्रॉफिट को ऐड कर देते हैं, तो ये आ रहा है हमारा 3,72,600, ठीक है। अब इसको टोटल कर लो। अब तुम्हारा टोटल मैच करना चाहिए, ठीक है। एसेट्स और लाइबिलिटीज का हमारा टोटल मैच करना चाहिए। ये आ रहा है 4,24,600। इधर का भी देख लेते हैं इतना आ रहा है या नहीं। ये भी इतना ही आ रहा है, 4,24,600। अब देखो तुम पता है खुद से कैलकुलेशन करते हो ना, तो जैसे मैंने ये फिगर लिखने में थोड़ी गलती की है, इनको मुझे इस तरीके से लिखना चाहिए कि जैसे 1 लाख है ना, तो 37 जस्ट मतलब फिगर के नीचे ही फिगर होनी चाहिए, तो तुम्हें टोटल करने में इजी हो जाएगा। जैसे मैंने 3,600 थोड़ा इधर को लिख दिया, इधर ना लिख के मुझे उसको प्रॉपर लिखना चाहिए। जब तुम खुद से कैलकुलेट करते हो, अगर यहीं पर ही ठीक से लिखोगे तो टोटल करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, इजिली हो जाता है वो, ठीक है। तो तुम लोग लिखने का थोड़ा तरीका अपना चेंज कर लेना, फिर कैलकुलेशन करना इजी हो जाता है। तो ये देखो हमारी थी बैलेंस शीट। बैलेंस शीट के आगे 2 क्वेश्चन और हैं, तुम चाहो तो उन्हें भी करके ला सकते हो, तुम पे डिपेंड करता है, क्योंकि वैसे भी 2 दिन है बीच में, तो तुम कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। तो पी एंड एल अकाउंट का मैंने एक क्वेश्चन दिया है, और बैलेंस शीट वाले क्वेश्चन भी कंप्लीट कर लेना, हो जाएंगे, ठीक है। और दूसरी चीज, पता नहीं आज तो बच्चे ही नहीं है क्लास में, मैं कल भी उसको डिस्कस करना भूल गई थी, मुझे बिल्स ऑफ एक्सचेंज का टेस्ट लेना है। तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज हमारा या तो हम ट्यूसडे रखते हैं या फिर थर्सडे। संडे तो नहीं रख रहे हैं क्योंकि बाकी बच्चों ने ज्वाइन नहीं किया हुआ, और पता नहीं फिर वो लोग देंगे या नहीं। ट्यूसडे या थर्सडे हम बिल्स ऑफ एक्सचेंज का रख लेते हैं टेस्ट, ठीक है। तो इसलिए प्रिपेयर करना, अपने को ट्यूसडे के लिए प्रिपेयर करके चलना, बाकी हम एक बार और मैं ग्रुप पे डालकर देख लूंगी बच्चे क्या बोलते हैं, ठीक है। तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज का टेस्ट, मैम थर्सडे को रख लो। चलो थर्सडे रख लेते हैं, कोई ऐसा इशू नहीं है, थर्सडे रख लेते हैं। थर्सडे को फिर हम बिल्स ऑफ एक्सचेंज का टेस्ट करते हैं, ठीक है। तो प्रिपेयर कर लेना उसके अकॉर्डिंग, ओके। अब तो सब्जेक्टिव पेपर आएगा तुम्हारा, तो वो प्रॉपर जर्नल एंट्रीज, कोई ऑब्जेक्टिव नहीं है, पूरा सब्जेक्टिव होगा, तो उसके अकॉर्डिंग ही प्रिपेयर करना।
ठीक है, चलो अभी एंड करते हैं क्लास। बाय बाय।